आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज पुनः आप लोगों के बीच एक शिक्षक के तौर पर नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में आज आप लोगों के बीच विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और हम विश्व गुरु हैं या थे या हम कैसे विश्वगुरु बन सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर मैं आज आप सभी के बीच चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखें और एक विज्ञान शिक्षक के द्वारा जितनी भी बातें कही गई उस पर जरूर मनन करिए, चिंतन करिए, विचार करिए और अपने देश के लिए आप क्या कर सकते हैं इस पर ज़रूर विचार करें। इस वीडियो को अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको गंभीर साइंस सीखो विद राणा सर रमन साहब की फोटो पे फूल माला पहना करके ही सिर्फ विज्ञान दिवस मनाएं या अपने स्टूडेंट को भविष्य के लिए या अपने देश की साइंस और टेक्नोलॉजी को इतनी बेहतर करें कि हमारा पूरे विश्व में राज हो, हमारी तकनीक का राज पूरे विश्व पर हो। तो मैं बात करना चाहता हूं अपने अतीत की। हमारे देश में चरक हो, सुश्रुत हो, धन्वंतरी हो, पतंजलि हो, आर्यभट्ट हो, और तो मेरा यह सवाल है कि क्या हम विश्वगुरु हैं या सिर्फ किताबों में ही हम विश्वगुरु हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले ये मेरे पास ये मोबाइल है और ये माइक का यूज मैं कर रहा हूँ, या मैंने ट्राइपॉड स्टैंड का यूज करा है, या हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है और तमाम प्रकार के उपकरण जिनका हम यूज कर रहे हैं, क्या ये भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजे हैं? मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसके पास एक गोल्डन जो है अतीत है, लेकिन हम इस सत्य पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं कि इतना मजबूत हमारे पास वैज्ञानिक आधार होने के बावजूद भी हम विदेशी आक्रांताओं से जो है हमने उनकी गुलामी झेली। इस देश में पुष्पक विमान की थीम थी, इस देश में हवा में उड़ने की थीम थी, इस देश में महाभारत जैसे युद्ध लड़े गए, इस देश या इस पूरे भूखंड में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी संस्कृति थी। तो क्या जो जितने भी आविष्कार हुए हैं क्या वो भारत में नहीं होने चाहिए थे या हमारे इस भूखंड में नहीं होने चाहिए थे? तो मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि हमारे पास उन्नत वैज्ञानिक तथ्य तो थे, लेकिन समय के साथ अंधविश्वास की जकड़ में हम इस तरह से आ गए कि हमने अपना जो वैज्ञानिक थीम थी, हमारे पास जो वैज्ञानिक सोच थे, वो एक अंधविश्वास की ओर चले गए और विदेशी आक्रांता थे उन लोगों ने हम पर आक्रमण करके हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ थे, शास्त्र थे, हमारे ही सनातन धर्म में ही जो है नवग्रह की परिकल्पना की गई, जबकि हमारे पास उस समय दूरबीन का आविष्कार तो नहीं था। दूरबीन का आविष्कार तो गैलीलियो ने किया, लेकिन इस देश में थीम थी कि 9 ग्रह हैं, लेकिन इस देश में दूरबीन का आविष्कार क्यों नहीं हुआ? इस देश में रमन साहब ने रमन इफेक्ट की खोज तो कर दी, लेकिन उसका फायदा किसने उठाया? उसके बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज हुई, किसने करी? अमेरिका, ब्रिटेन, जो ये विकसित कंट्री के जो लोग हैं, इन्होंने रमन प्रभाव का यूज करके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज करी। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट पे उतना खर्च क्यों नहीं करते हैं। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो पूरे विश्व में चीन 3 से 4% अपनी जीडीपी का खर्च करता है। अगर मैं इजराइल की बात करूं तो इजराइल 5% से भी ज्यादा जीडीपी का खर्च करता है, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत अभी भी 0.7% जीडीपी का खर्च रिसर्च और डेवलपमेंट में करता है। मेरा कहने का मतलब यह है, जब मैं सच्चाई बोलता हूं तो कभी कभी मेरे अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, और सच्चाई मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं एक विज्ञान का शिक्षक हूं, और एक विज्ञान के शिक्षक के होने के नाते और एक देशभक्त नागरिक होने के नाते मेरा हमेशा से ही यह कहना
रहा है कि अगर अपने देश को विकसित करना है, अपने देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च बढ़ाना होगा। हम लोग 1600 करोड़ रुपए का राफेल खरीदते हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ा जो हमारी आर्थिक मतलब हमारी जीडीपी का जो बहुत बड़ा पैसा है वो डिफेंस के जो हथियार हैं उनको खरीदने में खर्च हो जाता। लेकिन मेरा यह भी मानना है, हालांकि हम लोगों ने इस पर काफी मेहनत करी है, हमारे देश में इसरो जैसी संस्थाएं हैं जो कि अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही है, हमने मेहनत करी है, लेकिन क्या हमने उस हिसाब से मेहनत करी है जिस हिसाब से विश्व में अन्य देशों ने करी। अगर मैं बात करूं तो जापान ने आई थिंक 1970 के आसपास जो है बुलेट ट्रेन चला दी, और हमारे देश में अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं चली, और हम कहेंगे कि हम विश्व गुरु हैं। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिए, क्या हम वास्तव में विश्व गुरु हैं? थे हम विश्व गुरु, इसमें कोई शक नहीं है, हम विश्व गुरु थे। हमारी चिकित्सा पद्धति, चाहे वो सुश्रुत हो, चाहे वो हमारे पतंजलि हो, धन्वंतरी हो, बहुत परिपूर्ण थी। हमारे हथियारों के अगर हम कहें, हमारे पास अग्नि शस्त्र और तमाम प्रकार के जो धनुष थे या तमाम प्रकार के जो औजार थे जिनका युद्ध महाभारत के युद्ध में हुआ। आइडिया था, आइडिया के हमारे पास इस देश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस आइडिया के में रिसर्च के लिए, बच्चों को विज्ञान की शिक्षा देने के लिए, बच्चों को साइंटिस्ट बनाने के लिए इस देश में काम नहीं हुआ, जिस वजह से आज हमारे ही देश की जो थीम है वो कहीं किसी भी देश का वैज्ञानिक हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति और सभ्यता ये सिखाती है कि आज अगर मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूं, अगर मैं माइक का यूज कर रहा हूं, अगर मैं टेलीविजन का यूज कर रहा हूं, फ्रिज का यूज कर रहा हूं, तो जिस भी वैज्ञानिक ने उसको खोजा है, मामूली से एक पेन का आविष्कार विदेश में हुआ है, तो हमें उस वैज्ञानिक का सम्मान करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में, जो कि पूरे विश्व का जनसंख्या में नंबर 1 देश है, तो क्या जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश में वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं? और मुझे इस बात पर भी दुख होता है कि जब हम किसी विदेशी मूल के, भले वो मूल का भारतीय रहा हो, लेकिन विदेशी नागरिक है, और अगर कुछ कहीं पे बहुत बड़ी संस्था का सीईओ है या बड़े पद पे है, तो हमें गर्व होता है। तो हमें गर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भारतीय नागरिक है ही नहीं, और वो खुद किसी मंच से नहीं कहता है कि मैं भारतीय हूं। हमें गर्व तब होना चाहिए अगर वो भारतीय नागरिक है, भारतीय साइंटिस्ट है, और भारत में रह करके उसने अगर कोई आविष्कार करा है। ऐसे तमाम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आविष्कार करा है, लेकिन उनका जो आविष्कार, उनका जो नोबेल प्राइज है वो भारत के नाम पे नहीं है। मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सा है, लेकिन हमें उनके आविष्कार पे गर्व है, लेकिन एक भारतीय होने पे नहीं है। भारतीय होने पे हमें आविष्कार तब होगा जब वह भारत में रह करके रिसर्च करेगा, भारत में रह करके अनुसंधान करेगा, भारत में रह करके आविष्कार करेगा। तो हमारे देश में, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे हमारा देश बहुत बड़ा देश है, विभिन्नताओं का देश है, और इस देश में अगर अंधविश्वास से अगर हम काम करने लग जाए, तो इस देश को विश्व गुरु कौन बनाएगा? इस देश को विश्व गुरु हम तभी बना सकते हैं जब इस देश में सिर्फ ये नहीं कि विदेशों से हमने कोई सामान खरीद ले, या विदेशों से हमने कोई फाइटर प्लेन खरीद लिया, इस देश में सिर्फ हम उसको चलाना सीखे। तो हमें उसको चलाना नहीं सीखना है, हमको उसको बनाना सीखना है। आज क्योंकि आर्टिफिशियल का जमाना है, और भारत इस समय अपना अगर रिसर्च और डेवलपमेंट में अगर खर्च ठीक ठाक करता है, जीडीपी का जो परसेंटेज है अगर उसको बढ़ाता है, तो निश्चित ही आने वाले समय में हम विश्व गुरु बन सकते हैं। हम अपने देश में जल्द ही बुलेट ट्रेन बना सकते हैं। हमें, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में है, ये सब आप लोग, सभी लोगों के लिए एक सवाल है कि आप रिसर्च करिए कि मेडिकल इक्विपमेंट कितने हैं, और कितनों का आविष्कार हमारे देश में हुआ और कितनों का आविष्कार विदेशों में हुआ।
बच्चे हैं। और कड़वी सच्चाई यह है कि जो हमारे आईआईटी और एम्स के जो प्रीमियर जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, इसके 20 से 30% जो प्रतिभावान छात्र होते हैं वो विदेशों में चले जाते हैं। और हमारे मीडिया वाले, अखबार वाले बड़े चौड़े हेडिंग में लिखते हैं कि उस लड़के को इतने करोड़ का पैकेज अमेरिका ने दे दिया, इस लड़के को जो है ब्रिटेन ने इतना पैकेज दे दिया, अमेरिका ने इतना पैकेज दे दिया, जापान ने इतना पैकेज दे दिया। अरे भाई, हो सकता है कल के दिन उस बच्चे का जो आविष्कार है उसी को खरीदने के लिए हमें जो है अपने जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा उस देश को देना पड़े। तो हमें अगर अपने देश की साइंस टेक्नोलॉजी को पूरा विकसित करना है तो सबसे पहले जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो प्रतिभा का पलायन हो रहा है। आज मैं एक बात और आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूं। पलायन हमारे देश में सिर्फ अपने जो हमारी जन्मभूमि वहीं से नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पलायन जो है वो तो है ही। जो गांवों से पलायन हो रहा है, शहरों से हो रहा है या देश से हो रहा है, लेकिन हमारे देश से प्रतिभा का भी पलायन हो रहा है। हमारे देश के टॉप जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको विदेशी लोग, विदेशी कंपनियां, विदेशी सरकार अच्छा खासा आकर्षक पैकेज दे करके अपने देश में बुला रही है। और भारत में क्या है? भारत में तो बोले यार 1.5 करोड़ इसको दे लो, 1.5 करोड़ में तो हम 150 लोगों को रख देंगे कर्मचारी। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये जो साइंटिस्ट बनेगा ये हमारे देश के लिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी इजाद कर सकता है। तो अब हम वो देश नहीं रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। और आज ही इस विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को ये प्रण लेना होगा कि इस देश को अगर पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाना है तो अपने जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको भारत में ही रोकना होगा। आईआईटी, एम्स जैसे प्रीमियर संस्थानों में भारत सरकार की जो कंपनियां हैं या भारत में जो कंपनियां हैं वो सबसे अच्छा प्लेसमेंट दे। अमेरिका अगर 5 करोड़ का पैकेज दे रहा है तो भारत वाले 5.5 करोड़ का दे। उसमें ये ना सोचे कि हम जो है 5 करोड़ में 50 एम्प्लॉई रख देंगे या 500 एम्प्लॉई रख देंगे। आप इस देश में प्रतिभा का सम्मान कीजिए, तभी ही जो है विज्ञान दिवस मनाने का सही अर्थों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे रमन साहब को। तब तो भारत गुलाम था जब रमन इफेक्ट की खोज हुई, लेकिन तब भी अगर रिसर्च हुआ है तो आज की डेट में तो कितने गुना ज्यादा होना चाहिए था। हमारी आजादी को लगभग 70-75 साल हो गए। तो इतने सालों में कितने, अगर हम भारतीय वैज्ञानिकों के नाम जो विशुद्ध रूप से भारतीय है, विदेश में जाके जो साइंटिस्ट बने उनका नाम नहीं मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। हालांकि मेरा सम्मान सबके लिए है, चाहे वो विदेशी जो जितने भी साइंटिस्ट हैं सबको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए अपना जीवन खपा दिया। लेकिन भारतीय जो विशुद्ध वैज्ञानिक है, जिसमें जगदीश चंद्र बसु है या डॉक्टर सीवी रमन है, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी अग्नि जैसे जो है मिसाइल भारत में बनवाई। लेकिन गिने चुने हैं। और एक विज्ञान अध्यापक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिनों दिन उन्नति करे। हम अपने बच्चों को अंधकार में ना ले जाएं। कुछ चीजों को मैं यहाँ सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बवाला खड़ा हो जाता है। मेरे पास कितना विज्ञान का भंडार था, शास्त्रों में शून्य की खोज भारत से हुई है, जिसकी पूरी आज मैथ का पूरा जिस बिंदु पे टिका हुआ है, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है। और इतने विशुद्ध जो साइंस हमारे पास थी, हमारा जो गौरवपूर्ण अतीत था। लेकिन मुझे ये आश्चर्य होता है कि भारत में साइंटिस्ट इतने क्यों नहीं बने। इस देश में
रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च नहीं हुआ, और होता भी तब तक विदेशी आक्रांताओं ने आकर के हमारे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की जितनी भी वहां पुस्तकें थी सारी जो है नष्ट कर दी। तो अगर किसी भी राष्ट्र को इस भौतिकवादी युग में अगर अग्रणी पंक्ति में अगर विश्व में कहीं खड़ा होना है तो हमारे देश की साइंस और टेक्नोलॉजी को मजबूत करना पड़ेगा। और ये एक हमारे जितने भी आज हमारे आसपास चाहे गांव के हो चाहे इधर के हो उधर के हो, तो मुझे उनसे ये कहना है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। अच्छा स्कूल ये नहीं कि वो रटाने वाला स्कूल हो, या अच्छा बच्चा वही नहीं कि जो सिर्फ 98% 99% ला रहा है। ये परसेंट का खेल ये बंद करिए, ये परसेंट का खेल सबसे पहले ये बंद करिए। हाँ, बच्चे को जो साइंस की जो बच्चे की पढ़ाई है उसमें जो प्रैक्टिकल है वो बहुत अनिवार्य होना चाहिए, उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए, छोटे छोटे प्रयोग होना चाहिए। हालांकि हमारे बच्चे परसेंटेज कम लाए, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दें। और ये फाइल, और ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे आके मुझे आप लोगों के बीच हीरोगिरी दिखानी है, बिल्कुल नहीं। मैं एक शिक्षक हूं और मेरा नैतिक दायित्व है समाज में जो है सकारात्मकता फैलानी, समाज को एक अच्छी शिक्षा देनी। ये मेरे पास है, ये 2 साल अल्मोड़ा के और यहाँ 8 साल इधर गढ़वाल में नौकरी करने के, और कितने साइंस प्रोग्राम में ये फाइल सिर्फ इसमें 50-60 सर्टिफिकेट है, जिसमें सिर्फ ये है कि प्रत्येक जितनी भी साइंस की एक्टिविटीज हुई, हमारा विद्यालय चाहे दुर्गम का विद्यालय था, हमने कंपटीशन में प्रतिभाग करवाया। बच्चों को ब्लॉक में लाए, ब्लॉक से निकले डिस्ट्रिक्ट में लाए, डिस्ट्रिक्ट से निकले स्टेट में ले गए। और एक गांव का बच्चा जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर आकर के अगर हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, और उसको हम सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रख रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो हमें किसी भी टीचर ने किसी भी साइंस एक्टिविटी में नहीं ले गया, हमें पता ही नहीं था कि विज्ञान महोत्सव भी कोई चीज होती है, इंस्पायर अवार्ड भी कोई चीज होती है, बाल विज्ञान कांग्रेस की कोई चीज होती है। लेकिन मैं जब से मुझे पता चला कि ये चीजें होती है, तो मेरी कोशिश ये रही कि बहुत ज्यादा कंडीशन ना हो। उसके अलावा मैंने हर जगह बच्चों को प्रतिभाग कराने की कोशिश करी, ताकि बच्चे को एक्सपोजर मिले, उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने में, उसे छोटे छोटे साइंटिफिक टर्म सीखने में तकनीकों को सम्मान देना चाहिए। जैसे हमारे प्रशासनिक संवर्ग के जो लोग हैं उनको सरकार सिक्योरिटी प्रदान करती है, सम्मान प्रदान करती है, उसी प्रकार से एक वैज्ञानिक का स्टेटस होना चाहिए। बाल वैज्ञानिकों के लिए जिस प्रकार से इंस्पायर अवार्ड की स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि इस स्कीम से भारत में कई बच्चों का पेटेंट हो चुका है। और आज अगर मैं पेटेंट की बात करता हूं, पेटेंट 2 तरह से होता है, एक तो भारत में होता है और एक इंटरनेशनली होता है। तो आज की डेट में अगर इंटरनेशनली पेटेंट फाइल करने की अगर बात करो तो सबसे ज्यादा चाइना और अमेरिका ही पेटेंट फाइल करते हैं। और भारत में जो विदेशी कंपनियां जिनकी शाखा भारत में है वो ज्यादा पेटेंट फाइल करते हैं। उसमें तो पहले ही पार्ट है, और जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें वो हटा दिया। तो एक देश में एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, परीक्षा हो या पूरा जो सरकारी हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वह सारा सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। अगर इस देश में क्वालिटी एजुकेशन, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छा जो प्रोडक्शन, अच्छे आविष्कार उत्पन्न करने हैं, स्किल डेवलप करना है, तो इस देश में ये हमारा ये सिस्टम बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आईसीएसई वाला सिलेबस अलग हो, सीबीएसई का सिलेबस अलग हो, एनसीईआरटी का सिलेबस अलग हो। एक देश एक सिलेबस, एक देश एक सिलेबस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कई लोगों से ये सुना है कि आईसीएसई का सिलेबस बहुत अच्छा है जी, तो वो क्यों अच्छा है और हमारा क्यों खराब है? और अगर वो अच्छा है तो सरकार उसको अडेप्ट क्यों नहीं कर लेती? और अगर ये अच्छा है तो उनको भी बोलो ये अडेप्ट करो भाई। तो हमारा जो सिस्टम है इसमें बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो उसको हमें मजबूत करने के लिए सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना खर्च बढ़ाना चाहिए।
अगर मैं इजराइल की बात करूं तो यह 5.5% अपने जीडीपी का रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करती है। अमेरिका 3.4 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन के समथिंग अमेरिका की जो है जीडीपी है, और उसका भी 3.4% सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पे, R&D पे जो है खर्च करती है अमेरिका। अब लगाइए आप वहां की साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी विकसित होगी। तो अगर इस देश में अंधविश्वासों को छोड़ दें, अपने जो साइंटिफिक हमारे टेम्परामेंट है उसको विकसित करें, तभी इस देश को हम विश्वगुरु बना सकते हैं, अन्यथा सिर्फ कागजों में ही विश्वगुरु बने रहे। हमें अपने अतीत से जो है सीख लेनी चाहिए। हमारे पास जितने भी आइडियाज थे वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, विदेशियों ने करा, उनकी मेहनत है, उनका हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने करा, कम से कम उन्होंने सोचा तो इस बारे में। अब चाहे वो मोबाइल का आविष्कार अमेरिका वालों ने करा, लेकिन यूज तो मैं भी कर रहा हूँ। आज मैं इतने लोगों से अगर जुड़ पा रहा हूँ तो किसी वजह से, मोबाइल के आविष्कार की वजह से, माइक के आविष्कार की वजह से। हम टेलीविजन देख रहे हैं, किसकी बदौलत है? आज हम टेलीविजन पर तो बड़े बड़े भाषण देंगे और गाली भी उन्हीं साइंटिस्टों को देंगे, गाली भी अमेरिका ब्रिटेन को देंगे। वो नहीं, जिसने करा है, जिसने मेहनत करी है, उसका सम्मान उसको जाता है। लेकिन हमको उन लोगों से सीखना चाहिए कि इन लोगों ने अगर ये आविष्कार करे तो हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। हमारे देश का जो टैलेंट बाहर जा रहा है, हमारे देश का जो टैलेंट बाहर जा रहा है, उसको रोकिए पहले। 20 से 30% जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, प्रतिभा का जो पलायन हो रहा है विदेशों में, उसको रोकिए पहले।